आज हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास कुछ अकादमिक लेख हैं और कुछ बहुत ही दिलचस्प व्याख्यान भी हैं, और ये सब ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। महात्मा गांधी जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसा एक सीमित और प्रतीकात्मक आंदोलन चला रहे थे, वो अचानक 1942 में करो या मरो जैसे आर पार के नारे पर क्यों आ गए? सिर्फ 2 साल में ऐसा क्या बदल गया कि अहिंसा के पुजारी ने देश को इतना आक्रामक नारा दिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल ही इस आंदोलन की जड़ है, और इसे समझने के लिए हमें उस समय के माहौल में उतरना होगा। 1942 की दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और हालात हर दिन बदल रहे थे। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े तात्कालिक कारण से जो हमारे सोर्स भी बार बार बताते हैं, क्रिप्स मिशन की विफलता। मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए और उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वो सब भविष्य के वादे थे। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का वादा, ये भारतीयों के लिए एक तरह से अब कह सकते हैं कि आखिरी तिनका था। ये एहसास की बातचीत से अब कुछ ठोस नहीं मिलने वाला। हाँ बिल्कुल, और उस एहसास को और मजबूत कर रहा था जंग का माहौल। अंग्रेजों की ताकत का जो एक मिथ था, वो जापान के आगे टूटता दिख रहा था। जब सिंगापुर, जिसे अंग्रेजों का अभेद्य किला कहा जाता था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया, तो आम भारतीयों को भी लगा कि अब ये साम्राज्य ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बर्मा पर जापान का कब्जा हो चुका था और जापानी सेना भारत के दरवाजे पर खड़ी थी। लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। और ये सिर्फ राजनीतिक बेचैनी नहीं थी, है ना, आम आदमी की जिंदगी भी मुश्किल हो रही थी। हमारे नोट्स में इसका जिक्र है कि युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी। चावल, नमक जैसी रोजमर्रा की चीजें, हाँ, या तो बहुत महंगी हो गई थी या मिल ही नहीं रही थी। सही। लोगों का अंग्रेजी राज से भरोसा इस कदर उठ रहा था कि वो बैंकों से अपना पैसा निकाल रहे थे। बिल्कुल, उन्हें डर था कि ये पूरा सिस्टम कभी भी ढह सकता है। अच्छा। सिर्फ महंगाई ही नहीं, एक और डर था जो लोगों को खाए जा रहा था, स्कॉच्ड अर्थ नीति का डर। स्कॉच्ड अर्थ, ये क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर जापानी सेना भारत में घुसती तो अंग्रेज पीछे हटते हुए हमारे ही खेत, हमारे ही पुल, हमारे ही कुएं तबाह कर देते, ताकि दुश्मन सेना उनका इस्तेमाल न कर सके। हाँ, और बर्मा में वो ऐसा कर चुके थे। तो आम भारतीय सोच रहा था कि जंग चाहे कोई भी जीते, पिसना तो हमें ही है। इस बेबसी के एहसास ने गुस्से को और भड़का दिया। बंगाल और उड़ीसा में तो उन्होंने मछुआरों की हजारों नावें भी जब्त कर ली थी। अच्छा, किस लिए? इस डर से कि कहीं जापानी उनका इस्तेमाल ना कर लें। इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। तो माहौल पूरी तरह से तैयार था, गुस्सा, डर और ब्रिटिश राज पर से उठता भरोसा। और इसी पृष्ठभूमि में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का वो ऐतिहासिक सत्र होता है। बिल्कुल, इसी सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे सरदार पटेल ने समर्थन दिया। प्रस्ताव में साफ कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म होना चाहिए। और इसी के बाद गांधी जी ने अपना वो मशहूर 70 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, एक छोटा सा मंत्र, करो या मरो। करो या मरो का नारा तो गांधी जी का था, लेकिन जो भारत छोड़ो का नारा था वो गांधी जी का नहीं था। सही। ये एक समाजवादी नेता और तब बॉम्बे के मेयर यूसुफ मेहरली का दिया हुआ था। ये छोटी सी बात इस आंदोलन के बारे में बहुत कुछ कहती है कि ये सिर्फ गांधी जी या कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें कई अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साझे मकसद के लिए एक साथ आ रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और गांधी जी के निर्देशों से भी ये साफ था। उन्होंने इस बार आंदोलन का तरीका भी बदला। कैसे? उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा देने को नहीं कहा, बल्कि कहा कि अपनी नौकरी पर रहते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी घोषित कर दो। अच्छा। उन्होंने सैनिकों से कहा कि सेना मत छोड़ो, लेकिन अपने देशवासियों पर गोली मत चलाना। और छात्रों से? छात्रों से कहा कि अगर हिम्मत है तो पढ़ाई छोड़ दो। किसानों से कहा कि अगर जमींदार सरकार का साथ दे तो उसे लगान मत दो। मतलब हर किसी को अपने अपने दायरे में एक स्वतंत्रता सेनानी बनने का आह्वान किया गया था। लेकिन अंग्रेज इस बार पूरी तैयारी में थे। उन्हें 1857 से लेकर असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों का अनुभव था। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और बेरहम थी। बहुत ज्यादा। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद समेत कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया।
और उन्हें अलग अलग जेलों और गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया था। और यहीं से इस आंदोलन का सबसे अनोखा अध्याय शुरू होता है। अंग्रेजों को लगा कि नेताओं को जेल में डालकर उन्होंने आंदोलन का सिर कुचल दिया है। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हाँ, जब कोई नेता नहीं रहा तो हर भारतीय खुद अपना नेता बन गया। तो ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसका कोई एक तयशुदा ढांचा नहीं था। ये पूरे देश में अपने आप भड़क उठा था। गांधी जी ने शायद अपने भाषण में इसका संकेत भी दिया था कि हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और यहीं पर दूसरी पीढ़ी के नेताओं वर्कर सामने आते हैं, जैसे अरुणा आसफ अली, जो 9 अगस्त की सुबह नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद ग्वालियर टैंक मैदान पहुंचती हैं और तिरंगा फहराकर आंदोलन की औपचारिक शुरुआत करती हैं। राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भूमिगत होकर आंदोलन को दिशा देते हैं। जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल से भागने का किस्सा तो वो तो किसी फिल्म की कहानी जैसा है। हाँ, बिल्कुल। वो दिवाली की रात अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। भूमिगत गतिविधियों का सबसे शानदार उदाहरण था कांग्रेस का गुप्त रेडियो। हाँ, उषा मेहता वाला। बिल्कुल। बॉम्बे में उषा मेहता और उनके कुछ साथियों ने गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया, जिसे वो वॉइस ऑफ फ्रीडम कहते थे। वो लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। इस रेडियो से वो देश तक सच्ची खबरें पहुंचाते थे, नेताओं के रिकॉर्ड किए हुए संदेश सुनाते थे और लोगों का हौसला बनाए रखते थे। ये उस जमाने का एक तरह से सोशल मीडिया था जो आंदोलन की आग को जलाए रखने का काम कर रहा था। सही कहा। और ये गुस्सा सड़कों पर फूटा। लेकिन ये सिर्फ पत्थरबाजी नहीं थी। लोगों ने बहुत सोच समझकर अंग्रेजी राज की नब्ज पर हमला किया। कम्युनिकेशन लाइंस, रेलवे ट्रैक उखाड़े गए, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए, हजारों डाकघर, पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों को जला दिया गया या उन पर कब्जा कर लिया गया। मकसद साफ था, अंग्रेजी प्रशासन को पंगु बना दो। पटना सचिवालय की घटना तो रोंगटे खड़े कर देती है, जहां स्कूल और कॉलेज के 7 छात्र सिर्फ सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में सीने पर गोलियां खाकर शहीद हो गए। इस आंदोलन का एक और पहलू है जो इसे बाकी सभी आंदोलनों से अलग करता है। वो क्या? और वो है समानांतर सरकारों की स्थापना। देश के कई हिस्सों में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और अपनी सरकारें बना ली। जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में। हाँ, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1 हफ्ते के लिए एक राष्ट्रीय सरकार बनी। उन्होंने सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये समानांतर सरकारें सिर्फ नाम की नहीं थी। बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार बनी, जिसने तूफान पीड़ितों के लिए राहत कार्य किए, स्कूलों को अनुदान दिया और अपनी एक सशस्त्र सेना भी बनाई। ये सरकार 1944 तक चली। और सबसे लंबे समय तक चली महाराष्ट्र के सतारा की प्रति सरकार। हाँ, सतारा का उदाहरण तो कमाल का है। वो 1945 तक चली। सोचिए, उन्होंने अपना टैक्स वसूलने का सिस्टम बनाया, न्याय के लिए न्यायदान मंडल बनाए जो लोगों के झगड़े सुलझाते थे, शराब पर पाबंदी लगा दी और तो और गांधी जी के नाम पर शादियों का रजिस्ट्रेशन तक किया। ये दिखाता है कि लोगों में सिर्फ अंग्रेजों को हटाने का जज्बा नहीं था, बल्कि अपना शासन खुद चलाने की एक जबरदस्त इच्छा और काबिलियत भी पैदा हो चुकी थी। तो एक तरफ ये अभूतपूर्व जनउभार था, जहां लोग अपनी जान दे रहे थे, अपनी सरकारें बना रहे थे। लेकिन क्या पूरा भारत एक साथ खड़ा था? हमारे सोर्स बताते हैं कि तस्वीर इतनी सीधी नहीं थी। कुछ बहुत बड़े और प्रभावशाली समूह थे जो इस करो या मरो के नारे के साथ नहीं थे। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज इस तरह अचानक चले गए तो सत्ता बहुसंख्यक हिंदुओं के हाथ में आ जाएगी और मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने इसे हिंदुओं द्वारा सत्ता हथियाने की एक चाल के रूप में देखा। इसी तरह हिंदू महासभा ने भी आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस से इस्तीफा न दें। और सबसे चौंकाने वाली बात थी कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध। वो तो हमेशा से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, फिर उन्होंने इस सबसे बड़े साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन का साथ क्यों नहीं दिया? इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छिपी है। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। ओह हाँ। रातों रात सोवियत संघ ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोगी बन गया। भारतीय कम्युनिस्टों के लिए, जो सोवियत संघ से प्रेरणा लेते थे, अब ये साम्राज्यवादी युद्ध नहीं
बल्कि लोगों की जंग बन गई थी। पीपल्स वॉर। हाँ, उनका मानना था कि फासीवाद को हराना पहली प्राथमिकता है, इसलिए वो अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों में कोई अड़चन नहीं डालना चाहते थे, भले ही इसका मतलब भारत की आज़ादी के सबसे बड़े आंदोलन का विरोध करना हो। तो आंदोलन चल रहा था, दमन भी चल रहा था और राजनीतिक मतभेद भी थे। और इसी उथल-पुथल के बीच 1943 में भारत ने अपनी तारीख का सबसे भयानक अकाल देखा, बंगाल का अकाल। इसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानव निर्मित त्रासदी थी। ये सच है कि उस साल चक्रवात आया था और चावल की फसल पर एक बीमारी भी लग गई थी, लेकिन अकाल को इतना भयानक बनाने वाली ब्रिटिश नीतियां थीं। मतलब? सेना और फैक्ट्रियों के लिए बंगाल से भारी मात्रा में अनाज जब्त कर लिया गया और उसे दूसरे इलाकों में भेज दिया गया। बर्मा पर जापान के कब्जे से वहां से आने वाला चावल भी बंद हो गया था। और जब बंगाल में लोग भूखे मर रहे थे, तब वायसरॉय ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से बार-बार गुहार लगाई कि अनाज का आयात करने दें। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से। और चर्चिल ने क्या किया? चर्चिल ने साफ मना कर दिया। उनके शब्द थे कि भारतीय खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं और अकाल उनकी अपनी गलती है। ये तो बहुत ही क्रूर था। ये अंग्रेजी राज का सबसे क्रूर और अमानवीय चेहरा था। एक तरफ वो दुनिया को लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए लड़ने को कह रहे थे और दूसरी तरफ उनके अपने ही राज में लाखों लोग भूख से मर रहे थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा? अंग्रेज तो 1947 में गए, आंदोलन तो 1944 तक लगभग पूरी तरह कुचल दिया गया था। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप सफलता को कैसे मापते हैं। अगर आप तात्कालिक नतीजों को देखें तो आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 10,000 लोग पुलिस और सेना की गोलियों से मारे गए और 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो इस नजरिए से ये एक विफलता थी। हाँ, लेकिन अगर हम इसके दूरगामी प्रभाव को देखें तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक मोड़ था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब वो ताकत के दम पर भारत पर शासन नहीं कर सकते। भारतीय जनता ने ये दिखा दिया था कि वो आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस आंदोलन ने भारतीयों में बहादुरी, आत्मविश्वास और बलिदान की एक ऐसी भावना पैदा की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसने अंग्रेजों को ये साफ संदेश दे दिया था कि अब उनका यहाँ से जाने का समय आ गया है। मतलब 1942 ने 1947 की जमीन तैयार कर दी थी। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा से एक सवाल मन में रह जाता है। जब किसी आंदोलन का पूरा नेतृत्व रातों रात जेल में डाल दिया जाए, जब संचार के सारे साधन काट दिए जाएं, और फिर भी वो आंदोलन महीनों तक पूरे देश में फैलता रहे, तो ये उस मकसद की ताकत के बारे में क्या कहता है? और ये सवाल भी उठता है कि क्या असली ताकत नेताओं में होती है या उन लोगों के दिलों में होती है जिन्हें वे प्रेरित करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन शायद इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब एक विचार लोगों को जकड़ लेता है तो उसे कोई जेल या कोई गोली नहीं रोक सकती। इस पर विचार करने के लिए हम ये सवाल स्रोतों के आधार पर छोड़ते हैं।